Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the part 2 of the chapter The Place of Science in the Liberal Education. So let's start our chapter. This consideration, which militates not only against the exclusive study of classics but against every form of culture which has become static, traditional and academic, leads inevitably to the fundamental question: what is the true end of education? But before attempting to answer this question, it will be well to define the sense in which we are to use the word education. For the purpose, I shall distinguish the sense in which I mean to use it from two others, both perfectly legitimate, the one broader and the other narrower than the sense in which I mean to use the word. Militates, fundamental, distinguish, legitimate. Militates meaning मुखालफत करना, फंडामेंटल बुनियादी, डिस्टिंग्विश इम्तियाज़ करना, लेजिटिमेट जायज़. यही ख़याल या ये ख़याल जो कि न सिर्फ़ खालिसन जो आपके पास क्लासिकल मुताला है उसके ख़िलाफ़ उसकी मुखालफत करता है या बज़ौर ताकत उसके ख़िलाफ़ महव अमल है, बल्कि हर उस सकाफ़त के ख़िलाफ़ भी मसरूफ़ है जो कि साक़ित है, स्टेटिक है, रवायती है, ट्रेडिशनल है और एकेडमिक सिर्फ़ इल्मी ही बन के रह चुकी है. ये क्या है? एक बुनियादी सवाल की जानिब नागुज़ीर तौर पर लेके जाता है, इनेविटेबली नागुज़ीर, यानी कि जिसको अवॉइड ना किया जा सके. उसकी तरफ ये क्वेश्चन, यानी कि आपके माइंड में ये जो चीज़ है जो कि मुखालफत करती है क्लासिक्स की, जो कि क्योंकि आपको पता है क्लासिकल जो अगर देखा जाए तालीम तो वो स्टैटिक हो चुकी है, रुकी हुई है, और एक हमारा जो टिपिकल जो कल्चर है वो उसके अकॉर्डिंगली बन चुकी है. तो ये जो आपके पास ट्रेडिशनल होना और एकेडमिक होना और एक साक़ित होने का जो अमल है तहज़ीब व कल्चर का या जो क्लासिक्स का, ये हमें एक सवाल की तरफ धकेल देता है, एक बुनियादी सवाल की तरफ हमें जाना पड़ता है, नागुज़ीर हो जाता है. और वो सवाल क्या है कि तालीम का हकीकी मकसद आखिर क्या है? ठीक है, ये सवाल की तरफ भेजा जाता है ना. हमारा माइंड जो है दर से पता जब किसी चीज़ के ख़िलाफ़ खड़ा होता है, अगेंस्ट हो जाता है उसके, फिर क्वेश्चंस उठते हैं. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे माइंड में उठेगा कि तालीम का आखिर हकीकी मकसद क्या है. लेकिन इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करने से पहले ये दुरुस्त होगा कि हम इस मफ़हूम का तयन कर लें जिसमें लफ्ज़ तालीम को हम इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी हम किस वे में, किस मीनिंग में तालीम के वर्ड को इस्तेमाल करेंगे. इस मकसद के लिए मैं इसे जिस मफ़हूम में इस्तेमाल करना चाहता हूँ इसके दो दीगर अलग मफ़ाहीम भी हैं, यानी दो दीगर अलग इसके मतलब भी हैं, उसके मानी भी हैं. और वो जो दो दीगर अलग मानी में जिसको इस्तेमाल किया जाता है इसको, उससे मैं थोड़ा सा इसको अलग करना चाहूँगा. जो दोनों मफ़हूम मुकम्मल तौर पे दुरुस्त हैं. एक मफ़हूम जो है वो बता रहा है कि वो वसी तर मानों में है, यानी कि ब्रॉड सेंस में है, और एक जो है आपके पास तंग तर मानों में है, यानी नैरो सेंस के अंदर मौजूद है. यानी यहाँ पे इस पैराग्राफ में बेटे राइटर सिंपली आपको ये बात बताना चाह रहा है कि जो तालीम है, जो क्लासिकल तालीम है, वो एक रुकी हुई है और स्टैटिक है, और उसकी मुखालफत में जो हमारे जहन में क्वेश्चन उभरता है वो यही है कि आपके पास किस तरीके से तालीम को किस मानों में इस्तेमाल किया जाता है. तालीम को बुनियादी तौर पे हम दो सेंसेस के अंदर इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे, एक ब्रॉडर सेंस में उसकी और एक नैरोअर सेंस में. तो एक वसी नज़र में उसका क्या मानी निकलता है और एक छोटी सेंस में, तंग नज़र में उसका मानी क्या निकलता है. ठीक है, यानी ब्रॉडर नैरोअर सेंस इसको आप कह सकते हैं. यानी कि अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं. इन द ब्रॉडर सेंस एजुकेशन विल इंक्लूड नॉट ओनली व्हाट वी लर्न थ्रू इंस्ट्रक्शन बट ऑल दैट वी लर्न थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर थ्रू द एजुकेशन ऑफ लाइफ. Of this aspect of education, vitally important as it is, I will say nothing, since its consideration would introduce topics quite foreign to the question with which we are concerned. तो राइटर क्या कह रहे हैं? वसी मफ़हूम तालीम में न सिर्फ वो कुछ शामिल होगा जिसे हम सिखाने से सीखते हैं, यानी जो चीज़ें हमें सिखाई जाती है और हम सीखते हैं, वसी मानों में हम तालीम को ऐसे ही कहते हैं. तालीम हासिल करना क्या है? जो चीज़ आपको सिखाई जाती है वो आप सीखें. ठीक है, बल्कि सिर्फ सिखाना ही नहीं, जो स्कूल या कॉलेज में या माँ बाप को सिखाते हैं, सिर्फ उस सेंस में नहीं, बल्कि वो कुछ भी जिसे हम अपने ज़ाती तजुर्बे से सीखते हैं.
और यूँ ज़िंदगी की तालीम के ज़रिए किरदार बनाते हैं, यानी ज़िंदगी की जो तालीम है यानी लाइफ एजुकेशन जो है उसके ज़रिए हमारा किरदार बनता है। उसी तरीके से तालीम का ये पहलू अगरचे बहुत ज़्यादा अहम है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ ना कहूँगा क्योंकि इस पर गौर व फ़िक्र ऐसे उन्मानात को इंट्रोड्यूस कराएगा, मुतारिफ़ करा देगा जो इस सवाल के लिए कतन अजनबी हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पर बहस कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, वसी मानों के अंदर जो आम मानी होते हैं उसके अंदर हम तालीम की मीनिंग्स को डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे अब राइटर ने आम ब्रॉडर सेंस के अंदर तालीम को जो हम लेते हैं, हम यही कहते हैं ना कॉलेज स्कूल में जाना या अपनी ज़िंदगी से जो हम सीखते हैं जिससे हमारा किरदार रवैया बनता है वही तालीम होती है। तो कह रहे हैं कि हम इस एस्पेक्ट को यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि जो सवाल था हमारा जो हमने ऊपर डिस्कस किया था वो उस हवाले से हमें रास्ते से हटा देगा। तो फिर हम किस मानों में डिस्कस करेंगे? तो उसको जानने से पहले हम जरा नैरोअर सेंस को भी देख लेते हैं। इन द नैरोअर सेंस एजुकेशन मे बी कन्फाइंड टू इंस्ट्रक्शन, the imparting of definite information on various subjects, because such information in and for itself is useful in daily life. Elementary education, reading, writing and arithmetics is almost wholly of this kind, but instruction necessary as it is does not per se constitute education in the sense in which I wish to consider it. Confined, imparting, elementary. Confined महदूद करना, imparting देना, elementary बुनियादी। तो राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि तंग तर मफहूम में तालीम को सिर्फ सिखाने यानी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मखसूस मालूमात देने के लिए ही महदूद किया जा सकता है। ठीक है, यानी मुख्तलिफ मौज़ूआत यहाँ पे हम वहाँ पे ब्रॉडर सेंस में इस्तेमाल होता था कि ओवरऑल किसी भी तरह की इंस्ट्रक्शन या लाइफ से एक्सपीरियंस जो है उससे जो आप सीखते हैं, और यहाँ पे इसको कन्फाइन कर दिया गया है, इसकी सेंस को महदूद कर दिया गया है सिर्फ मुख्तलिफ मज़ामीन में। जैसे आप पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ते हैं, जैसे आप मैथ्स पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, फिज़िक्स पढ़ते हैं, उस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मखसूस मालूमात दे देने तक महदूद किया जा सकता है क्योंकि ऐसी मालूमात फ़ी नफ्सा और बज़ाते ख़ुद रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुफीद होती हैं, जिसको हम एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, बुनियादी तालीम, जिसमें पढ़ना लिखना और हिसाब की मुकम्मल तौर पर इसी की तरह की तालीम है जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं। लेकिन सिखाना हालांकि ज़रूरी अमल है, लेकिन इस मफहूम में तालीम नहीं करार पाता। यानी सिर्फ ये जो आप स्कूल में सीखते हैं या फिज़िक्स की क्लास में या केमिस्ट्री की क्लास में या मैथ्स की जमा तफरीक आप सीख लेते हैं, ये आपके पास तालीम का जो सही असल माने हैं ये उसमें ये वो नहीं है। राइटर यही कह रहा है, और ये कह रहा है कि मैं इस मफहूम में बहस मज़ीद नहीं करना चाहता, मैं इसको ज़्यादा डिस्कस करना नहीं चाहता। तो आखिर राइटर कहना क्या चाह रहा है? उसने बता दिया कि ब्रॉडर सेंस में भी मैं तालीम के मतलब को नहीं ले रहा, मैं नैरोअर सेंस में भी नहीं ले रहा, तो फिर आखिर कौन सा ऐसा छूता मकसद हमें बताना चाह रहा है राइटर? तो हम देख लेते हैं राइटर साहब क्या कह रहे हैं जी। एजुकेशन in the sense in which I mean it may be defined as the formation by means of instruction of certain mental habits and a certain outlook on life and the world. It remains to ask ourselves what mental habits and what sort of outlook can be hoped for as the result of instruction. When we have answered this question, we can attempt to decide what science has to contribute to the formation of habits and outlook which we desire. Formation, contribute, outlook. Formation बनावट, contribute हिस्सा देना, outlook रवैया। अच्छा बेटे, अब ये पैराग्राफ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो यहाँ पे अब साइंटिस्ट में कह रही थी यानी जो ऑथर हैं वो अब अपने मतलब की तरफ आ रहे हैं। जो शुरू में उन्होंने पूरी इतनी लंबी बात की थी पहले स्टार्ट में कि साइंस किन के लिए ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, आर्ट्स के साथ उसका क्या कॉन्फ्लिक्ट है, आर्ट्स या क्लासिकल जो हमें तालीम है वो हमें माजी में रहना सिखाती है, फिर तालीम का क्या मकसद है या तालीम का क्या मकसद होना चाहिए, फिर वो टिपिकली जो हम ब्रॉडर और नैरोअर सेंस में डिस्कस करते हैं वो भी बताया, और उन्होंने कहा मैं वो भी डिस्कस नहीं करना चाहता। आखिर वो क्यों इन्होंने ये चैप्टर लिखा है, क्यों ये डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो क्या? तो सेंट्रल आइडिया अब इस पैराग्राफ में अब आपको मिलने वाला है, ज़रा नोट डाउन कीजिएगा। मैं जिस मफहूम में तालीम का तज़किरा करना चाहता हूँ इसकी तारीफ़ यूँ की जा सकती है कि अब ये जो आपको इटैलिक्स में जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये उसकी डेफिनेशन बयान कर रहे हैं। ठीक है, कि इल्म सिखाने के ज़रिए ज़िंदगी और दुनिया के बारे में एक मखसूस जहन, आदात और कौन सा नज़रिया सिखाने के नतीजे में हासिल होने की तवक्को की जा सकती है।
यानी यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज अ फॉर्मेशन, यानी ऐसी फॉर्मेशन, ऐसी बनावट जिसकी मदद से, या ऐसी इंस्ट्रक्शंस की मदद से, जिसकी मदद से क्या हो कि हमारे जहनी आदात बने। ठीक है, यहाँ पे जहनी आदात की बात हो रही है कि तालीम को आपकी जहन की नशोनुमा और जहन की आदात के, हम चीज़ों को देखते हैं किस नुक्ता नज़र से हैं, यानी नुक्ता निगाह, आपका जहन सोचता किस तरीके से है, आपका जहन इम्प्लीमेंट किस तरीके से करता है चीज़ों को, और आप दुनिया को किस जाविये से देखते हैं। ये जो सारी चीज़ है, मेंटल हैबिट्स जो हैं और आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर वो कैसे फिर इफ़ेक्ट करेंगी, और आपका एक ख़ास रवैया, आउटलुक दुनिया के बारे में और ज़िंदगी के बारे में कैसे डेवलप करेगा, वो इस बारे में बात करना चाह रहा है राइटर। ना वो रोज़मर्रा मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स में जो आप इंस्ट्रक्शंस लेके सीख रहे हैं और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ना उस बारे में बात करना चाह रहा है, ना वो ब्रॉडर सेंस में बात करना चाह रहा है जो ज़िंदगी से हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं। वो बुनियादी तौर पे किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा है। देखिए बेटे, वन वे और द अदर, एजुकेशन या तो नैरोर सेंस में हम उसका डिस्कस करें या ब्रॉडर सेंस में डिस्कस करें, उसका इफेक्ट वन वे और द अदर कहाँ होता है, मेंटल कैपेबिलिटीज़ के ऊपर। मेंटल कैपेबिलिटीज़ या मेंटल फैकल्टीज़ या दिमाग की जो आपके आदात हैं वही बनाती हैं और वही बिगाड़ती हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे वो एजुकेशन की अंदरूनी सेंस, ये जो डीप मीनिंग में बात कर रहे हैं कि एजुकेशन बज़ाहिर हम उसको सुपरफिशली या ज़ाहरी तौर पे तो हम देखते हैं स्कूल में जा रहा है बच्चा या अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस से सीख रहा है या जो उसको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं वो उससे सीखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे वो सीखने का अमल उसके दिमाग की हैबिट्स को, उसकी दिमाग की आदत को, उसके दिमाग के सोचने के तरीके को कैसे बिगाड़ता या संवारता है। तो बुनियादी तौर पे ये उस चीज़ को, यानी छुपी हुई चीज़ जो इंटरनल कार फरमा है इस पहलू, उसमें ये डिस्कशन करना चाह रहे हैं। इट रिमेन्स टू आस्क आवरसेल्फ, जब कह रहे हैं कि हमें खुद से पूछना चाहिए कि व्हाट मेंटल हैबिट्स, कौन सी ऐसी जहन की आदत हैं या व्हाट सॉर्ट ऑफ आउटलुक, या कौन से ऐसे रवैये हैं हमारे, ठीक है, विच कैन बी होप्ड फॉर एज अ रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि वो इंस्ट्रक्शन के नतीजे में जो है ना वो वाजे हुए हैं या वो निकल के सामने आए हैं। जब हम इस सवाल का जवाब देने के काबिल हो जाएंगे, वी कैन अटैम्प्ट टू डिसाइड, फिर हम ये भी फैसला करने के काबिल हो जाएंगे कि व्हाट साइंस हैज़ टू कंट्रीब्यूट, कि साइंस ने क्या हिस्सा लिया है, क्या हिस्सा डाला है हमारी जहनी आदत को बनाने में और हमारे रवैयों को बनाने में जो हम चाहते हैं। यानी हमारे मन चाहे आदत और हमारे मन चाहे नज़रिए की तश्कील में साइंस क्या कुछ कर सकती है, या साइंस का क्या किरदार हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि हमें हमारी मेंटल हैबिट्स और आउटलुक्स जो हैं वो देखनी पड़ेंगी कि कैसे इंस्ट्रक्शंस के साथ वो डेवलप हुई हैं, किस तरह की इंस्ट्रक्शन के साथ डेवलप हुई हैं, क्या वो क्लासिकल इंस्ट्रक्शन के साथ डेवलप हुई हैं या वो साइंस की इंस्ट्रक्शंस के साथ डेवलप हुई हैं। तो हमें वो देखना पड़ेगा, उनको कंपेयर करना पड़ेगा, यानी ज़ाहरी तौर पे नहीं देखना पड़ेगा बल्कि बातनी तौर पे उसके जो डीप मीनिंग है वो देखना पड़ेगा हमें। Our whole life is built about a certain number, not a very small number of primary instincts and impulses. Only what is in some way connected with these instincts and impulses appears to us desirable or important. There is no faculty, whether reason or virtue or whatever it may be called, that can take our active life and our hopes and fears outside the region controlled by these first movers of all desire. Each of them is like a queen bee, aided by a hive of workers gathering honey. But when the queen is gone, the workers languish and die, and the cells remain empty of their expected sweetness. So, with each primary impulse in civilized man, it is surrounded and protected by a busy swarm of attendant derivative desires, which store up in its service whatever honey the surrounding world affords. But if the queen impulse dies, the death-dealing influence, through retarded a little by habit, spreads slowly through all the subsidiary impulses, and a whole tract of life becomes inexplicably colorless. What was formerly full of zest and so obviously worth doing that is raised no questions has now grown dreary and purposeless. With the sense of disillusion, we inquire the meaning of life and decide perhaps that all is vanity. The search for an outside meaning that can compel an inner purpose must always be disappointed
all meaning must be at bottom related to our primary desires, and when they are extinct, no miracle can restore to the world the value which they reflected upon it. जी तो कुछ वर्ड्स जो है ना अंडरलाइन कर लीजिए. इंस्टिंक्ट्स, इम्पल्सेस, फैकल्टी, हाइव, लैंग्वेज, डेरिवेटिव, रिटार्डेड, सब्साइडरी, inexplicably, zest, dreary, disillusion, compel. इनकी मीनिंग देख लें. इंस्टिंक्ट्स के मतलब है जिबिल्लत, इम्पल्सेस मुहर्रिकात, जज्बात वगैरह, फैकल्टी सलाहियतें, हाइव मक्खी खाना या छत्ता, लैंग्वेज कमज़ोर हो जाना, डेरिवेटिव मुतालका, रिटार्डेड धचका लगना, सबसाइडरी जैली और इनएक्सप्लिकेबली गैर वाज़े, जेस्ट जोश वलवला, ड्रेरी खौफनाक, डिसल्यूजन आंखें खुल जाना, कंपेल मजबूर होना. हमारी सारी ज़िंदगी की तामीर चंद और ये चंद थोड़ी सी नहीं है, बल्कि बुनियादी खसलतों और महरक़ात के इर्द गिर्द होती है. जो कुछ भी इन खसलतों और महरक़ात से किसी न किसी तौर पे मुताल्लिक़ होता है वो हमें आरजुओं का महवर और अहम लगता है. अक्ल, नेकी या कुछ भी हम इसे नाम दे लें, इतनी क़ुव्वत नहीं रखती कि हमारी ज़िंदगी, हमारी उम्मीदों और हमारे खौफ को तमाम आरजुओं के इन बुनियादी महरक़ात के दायरे से बाहर ले जा सके. इनमें से हर एक मलका मक्खी की तरह है, जिसके साथ इसकी कारकुन मक्खियों का ग्रोह या छत्ता शहद जमा करने में मसरूफ़ है. लेकिन जब मलका मक्खी चली जाती है तो कारकुन मक्खियाँ बेकार हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं और आखिरकार मर जाती हैं. और जो छत्ता होता है उसके मुतवक्के जो शीरीनी या शहद होता है वो उस मिठास से खाली रह जाते हैं. मुहज़्ज़ब आदमी की हर इब्तदाई क़ुव्वत मुहर्रिका का भी यही हाल है. इसके इर्द गिर्द भी महकूम आरजुओं के एक हुजूम मौजूद रहता है, जो कि इसकी खिदमत के लिए वो सारा शहद जमा करता रहता है जितना कुछ के इर्द गिर्द की दुनिया से हासिल करने देती है. लेकिन अगर मलका मुहर्रिका मर जाए तो मौत का असर तमाम मातहत मुहर्रिकात में रफ्ता रफ्ता फैल जाता है. हालांकि आदात के ज़ेरे असर इसके रास्ते में कुछ ना कुछ रुकावट ज़रूर होती है और यूं ज़िंदगी का एक पूरा रास्ता नाकाबिले बयान हद तक बेरंग बन जाता है. जो पहले जोश से भरपूर था वो फ़ी नफ्सा किए जाने के इतना काबिल भी नहीं था कि कोई सवाल ही पैदा ना होता, बल्कि वो अब बेरंग और बेमकसद बन गया है. फ़रेब का पर्दा चाक होने के एहसास के साथ हम ज़िंदगी का मतलब तलाश करते हैं और शायद इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि सब कुछ फ़ुज़ूल है. किसी बैरूनी मतलब की ऐसी तलाश जो अंदरूनी रद्द-ए-अमल को मजबूरन पैदा करे हमेशा मायूसी ही होती है. तमाम मतलब गहराई में हमारी बुनियादी ख्वाहिशात से मुताल्लिक़ होना चाहिए, और जब वो मर जाएं तो कोई मौजज़ा भी दुनिया के लिए वो कदर पैदा नहीं कर सकता जो इन पर मुनक्कस होती है. तो इस पैराग्राफ का बेटे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, थोड़ी सी मतलब को इसको समझ लेते हैं. जी तो बेटे पिछले पैराग्राफ के अंदर जो राइटर ने हमें बताया था कि वो मेंटल फैकल्टीज़ या मेंटल एबिलिटीज़ या जिबिलतों या मुहर्रकात के बारे में डिस्कस कर रहा है कि इंसान के जहन की आदत. तो अब यहाँ पे आगे उसकी डिटेल थोड़ी सी ये बता रहा है कि हमारी जो सारी ज़िंदगी है वो एक मखसूस नंबर की कुछ थोड़ी सी जो हमारे जहन की इंस्टिंक्ट्स हैं, हमारी जिबिलतें, आदतें हैं और इम्पल्सेस हैं और जो हमारे जज्बात या मुहर्रकात हमारे अंदर मौजूद होते हैं उनके गिर्द घूमती है. ठीक है. और सिर्फ आपके पास यही एक तरीका होता है कि हमें लगता है कि हमारी जो ज़िंदगी है वो वन वे और द अदर इन खसलतों और मुहर्रिकात से ही रिलेटेड है, और हमारी जो आरजुएं हैं वही हमारी ज़िंदगी का महवर और मकसद है. लगता है ना हमें कि हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है या वो, कुछ इस तरीके से बातें हम कर रहे होते हैं. यानी जो जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारी इन क्या कहते हैं, आप इसको कह सकते हैं इन इंस्टिंक्ट्स, या ये जो हमारी इंस्टिंक्ट यानी जिबिलतें और मुहर्रिकात हैं, इम्पल्सेस हैं, उनके साथ जो चीज़ हमारी कनेक्ट हो रही होती है वही हमें डिज़ायरेबल लगती है. यही चीज़ हमें मतलब हमें वो अच्छी लगती है. ठीक है, कि हम उसे हासिल करना चाहते हैं. और इसके अलावा कोई सलाहियत ऐसी नहीं होती, ख्वाह वो लॉजिकल हो या वो नेकी पे मबनी हो या कुछ भी हो, इसको हम कह सकते हैं कि जो हमें हमारे मतलब कोई भी आप नेकी कह लें, कोई भी ख्वाहिश कह लें, कोई भी सलाहियत कह लें, वो ऐसी नहीं होती कि जो हमें इस दायरे से बाहर लेके जा सके. यानी तमाम हमारी जो ख्वाहिशात हैं, हमारी जो आरजुएं हैं या जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, जिसकी हमें चाहत होती है, वो उसका जो दायरा होता है वो हमारी जिबिल्लत और इम्पल्सेस के अंदर ही होता है. जो इससे बाहर होगा वो हमारे लिए डिज़ायरेबल ही नहीं होगा. ठीक है. यानी आप समझ लें कि हमारे जहन ने एक बाउंड्री बना ली है जिबिलतों की और इम्पल्सेस की.
उसके अंदर अंदर या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो हमारे लिए डिज़ायरेबल होंगी, हम उन्हें हासिल करने की कोशिश करेंगे या हम अपना लेंगे उन्हें, ठीक है। और बाकी इसके अलावा ख़्वाह वो नेकी हो, जितना भी आप लॉजिक दे लें, अगर वो हमारी इंस्टिंक्ट और इम्पल्सिस के दायरे में नहीं आती ना, तो हम उन्हें कभी भी एक्वायर नहीं करेंगे, वो हमारे लिए बोरिंग होंगी, हम उन्हें हासिल ही नहीं करेंगे, ना अपनाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, ईच ऑफ देम इज लाइक अ क्वीन बी। अब उसकी एग्जांपल वो शहद की मक्खी से देता है कि आप देखा है कि शहद की जो मक्खी होती है, उसको जो छत्ता होता है, उसके अंदर एक मलका मक्खी होती है और उसके साथ उसके वर्कर्स होते हैं कुछ, ठीक है। वो क्या करते हैं, उसको हेल्प आउट करते हैं ना शहद को बनाने में। अब मलका मक्खी खुद तो काम नहीं करती, लेकिन ऐसे फेरोमोन्स, ऐसे केमिकल्स एक्सक्रीट करती है, ऐसी इंस्ट्रक्शंस जारी करती है कि बाकी जो मक्खियां हैं वो उसके ऑर्डर के तहत काम करती हैं। अगर मलका मक्खी को आप मार दें या वो कहीं चली जाए या मर जाए, तो छत्ता जो है वो खुद ब खुद कमजोर होना शुरू हो जाता है, जो वर्कर्स हैं वो कमजोर होना शुरू हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और जो सेल्स होंगे, वो जो खाने होंगे जिसमें शहद जमा होता है, वो खाली रह जाएंगे मिठास से। लेकिन सो विद ईच प्राइमरी इम्पल्स इन सिविलाइज्ड मैन, ऐसे ही मुहज़्ज़ब दुनिया के अंदर, मुहज़्ज़ब इंसान के अंदर जो प्राइमरी इम्पल्स होती है, जो हमारा बुनियादी मुहर्रिक होता है। मुहर्रिक क्या चीज़ होती है बेटे? इम्पल्स क्या चीज़ होती है? किसी भी काम को करने के पीछे जो एक मखसूस वजह होती है, जो एक स्टिमुलस होती है, उसको इम्पल्स हम कह रहे हैं, ठीक है। एक मेन इम्पल्स होती है प्राइमरी इम्पल्स, बुनियादी मुहर्रिक जिसे आप कह सकते हैं सिविलाइज्ड इंसान के अंदर। उसके इर्द गिर्द वो प्रोटेक्ट होता है या घेरे हुए होता है कुछ छोटी छोटी अटेंडेंट्स, यानी डेरिवेटिव, यानी कुछ ज़ैली ख्वाहिशात के साथ। यानी एक बुनियादी मकसद होता है, उसके साथ छोटी छोटी बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, ठीक है। विच स्टोर अप इट इन इट्स सर्विस, जो कि इस बड़ी जो प्राइमरी हमारी इम्पल्स है ना, छोटी छोटी ख्वाहिशें, उस बड़ी इम्पल्स, उस बड़े मकसद को हासिल करने की सर्विस में या उसकी खिदमत में लगी हुई होती हैं, ठीक है। अब वो अपने माहौल के मुताबिक, कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी की मुश्किलात है ज़िंदगी में, किसी को बहुत सारी आसानियाँ हैं, किसी को बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, किसी को नहीं है। अब हर तरह के फूल हैं, जिस तरह शहद की मक्खी के इर्द गिर्द जिस तरह के फूल होंगे, उसके अकॉर्डिंगली वो शहद बनाएगी। ऐसे ही आपके पास ये समझ लें, एक बुनियादी सलाहियत है इंसान के पास, और उस सलाहियत को हासिल करने के लिए, पाने के लिए मजीद छोटी छोटी डिज़ायर्स या छोटी छोटी सलाहियतें दी हुई हैं। यानी एक मलका मक्खी की सलाहियत है और दूसरी आपके पास वर्कर्स की सलाहियत है छोटी छोटी। और इंसान के इर्द गिर्द जो सराउंडिंग्स में दुनिया उसको पेश करती है, उसी उन फूलों में से, उन्हीं आप समझ लें कि कैपेबिलिटीज में से इंसान रस निकालता है और अपने अकॉर्डिंगली शहद बनाता है। यानी 24 घंटे सबके पास होते हैं, जिंदगी अल्लाह ने सबको दी हुई है, जवानी सबको मिली हुई है, बुढ़ापा भी आ रहा है और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। किसी को जो है ना सेबों का बाग मिला है, वो वहां से फूल लेके शहद बनाएगा, तो किसी को आपके पास जड़ी बूटियां मिली हैं, ठीक है। डिपेंड करता है। तो हर कोई जो है सर्विस में लगा हुआ है। जो छोटी ख्वाहिशात हैं, ये छोटी जो डेरिवेटिव डिजायर्स हैं, वो बड़ी इम्पल्स की खिदमत में लगी हुई है, ठीक है। वट एवर जो सराउंडिंग उसको पेश करती है उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर जो क्वीन इम्पल्स है, यानी जो बड़ी मेन प्राइमरी इम्पल्स है, अगर वो मर जाती है, यानी इंसान की वही जो इम्पल्स है वो ख़त्म हो जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसका इफेक्ट, इसका धचका जो है ना इर्द गिर्द के आपके पास जो छोटी ख्वाहिशात हैं उसको लगेगा, और आहिस्ता आहिस्ता जो ज़ैली ख्वाहिशात और ज़ैली इम्पल्सेस हैं वो भी कमज़ोर होकर मरना शुरू हो जाएंगी, और ज़िंदगी जो है वो कलरलेस हो जाएगी। उसके अंदर कोई रंग, कोई मकसद बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो पहले जोश और जज्बा था जिसके तहत इंसान काम कर रहा था ज़िंदगी में, और दैट इज़ रेज नो क्वेश्चंस एंड हैज़ नाउ ग्रोन ड्रेरी, अब वो खौफनाक हो जाएगा और पर्पसलेस, यानी इंसान की ज़िंदगी का कोई मकसद बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। और इंसान की आंखें एकदम से खुल जाएंगी कि हमारा ज़िंदगी में मकसद क्या है, ठीक है। फिर उसको पता चलेगा कि आखिरकार वो इन चीज़ों पे नोट डाउन करना शुरू हो जाएगा ना, कि आखिरकार मैं क्यों हूँ, मैं किस लिए हूँ, मेरा मकसद क्या है ज़िंदगी में, क्योंकि उसकी मेन प्राइमरी ख्वाहिश तो मर चुकी है। आहिस्ता से छोटी ख्वाहिशात भी मरना शुरू हो गई हैं, छोटे मुहर्रकात भी मरना शुरू हो गए हैं, तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ही प्लेन हो जाएगी। यानी जो पहले रंग और जोश और वल्वले से ज़िंदगी मामूर थी, भरपूर थी, मरकज़ मतलब हमें हमारा क्या कहते हैं आप, इंस्टिंक्ट होने की वजह से, हमारे इम्पल्सेस होने की वजह से, अब वो बिल्कुल बेरंग हो गई है, बेमकसद हो गई है, और इंसान की अब आंखें एकदम से खुल जाएंगी। पहले तो सवाल ही नहीं उठता था ना पहले कि इंसान हमारा मकसद क्या, वो उस चीज़ में लगा हुआ था, ठीक है, अपने उस मकसद को हासिल करने में। लेकिन अब चूंकि उसके पास मकसद नहीं है, तो अब सवाल उठाना शुरू हो जाएगा। पहले तो सवाल उठाने का कोई मकसद ही नहीं था, तो अब वो ज़िंदगी का मतलब तलाश करते हुए इस नतीजे पर पहुँचता है कि सब कुछ फजूल है, ठीक है, तमाम चीज़ें जो है ना फजूल हैं, बकवास हैं, ठीक है। अब यहाँ पे राइटर आगे बड़ी मज़े की बात कर रहा है कि वो बता रहा है मायूसी क्या है, मायूसी कैसे पैदा होती है, ठीक है। वो बताता है कि किसी बैरूनी मतलब की ऐसी तलाश जो अंदरूनी रद्द-ए-अमल को मजबूरन पैदा करे, हमेशा मायूसी होती है। यानी कि आप द सर्च ऑफ एन आउटसाइड मीनिंग, यानी बैरूनी मतलब को आप तलाश कर रहे हैं, ठीक है, अंदर के रिस्पॉन्स के साथ, तो उसका मतलब क्या होता है, हमेशा मायूसी ही होता है, क्योंकि अंदर से चीज़ नहीं आ रही ना। आप सुपरफिशियली चीज़ों को देख रहे हो, बैरूनी तौर पे देख रहे हो, लेकिन अंदर से कोई आपके पास उसमें कोई मुहर्रक नहीं है, अंदर से कोई आपके पास जज्बा नहीं है, तो वो क्या होगा, वो एक मायूस कुन सूरत हाल पैदा हो जाएगी।
इसलिए तमाम जो मतलब है वो हमारी बुनियादी जो बॉटम की जो डिज़ायर्स हैं उससे मुतालिक होना चाहिए, ना कि बैरूनी तौर पे आप मतलब ढूंढें। यानी अंदर से जो आपकी डिज़ायर्स हैं प्राइमरी, उसी के अकॉर्डिंगली आपको हर चीज़ का मीनिंग तलाश करना चाहिए, तभी मायूसी पैदा नहीं होगी। अगर आप सिर्फ अंदरूनी अपनी ख्वाहिशात और अंदरूनी जो आपके पास जो बुनियादी डिज़ायर्स हैं उसको आप क्या कहते हैं भुला देंगे और सिर्फ बैरूनी जो कुछ चीज़ें हैं उनको सिर्फ आप तलाश करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, मायूसी पैदा होगी। तो क्या होना चाहिए नतीजतन, हमें सिर्फ हमारी तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो मतलब हैं हमारे, वो गहराई में हमारी बुनियादी ख्वाहिशात से मुतालिक होनी चाहिए, ठीक है। और जब कोई अगर वो ख्वाहिशात मर जाती हैं, वो प्राइमरी चीज़ अगर वो ख़त्म हो जाती है इंसान के अंदर, ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर कोई भी मुआवजा जो है ना वो फिर इसको बचा नहीं सकता, या कोई भी मुआवजा कोई ऐसी चीज़ पैदा नहीं कर सकता जो कि इन प्राइमरी ख्वाहिशात या इन प्राइमरी जो जज्बे थे हमारे, या प्राइमरी जो बुनियादी चीज़ें थीं, उनकी वजह से जो हमें जो वैल्यू हमें दुनिया में हासिल थी, या आप यूँ समझ लें कि दुनिया के अंदर जितने भी मामलात हैं, जितने भी मुहर्रकात हैं, वो प्राइमरी मुहर्रक से रिलेटेड हैं। तो कोई भी अगर ये मर जाते हैं तो कोई भी मुआवजा फिर जो है हमें कोई भी उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। सिंपल वर्ड्स के अंदर इसको यूँ समझ लें आप। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं बेटे। The purpose of education therefore cannot be to create any primary impulse which is lacking in the uneducated. The purpose can only be to enlarge the scope of those that human nature provides, by increasing the number and variety of attendant thoughts, and by showing where the most permanent satisfaction is to be found. Under the impulse of the Calvinistic horror of the natural man, this obvious truth has been too often misconceived in the training of the young. Nature has been falsely regarded as excluding all that is best in what is natural, and the endeavor to teach virtue has led to the production of stunted and contorted hypocrites instead of full-grown human beings. From such mistakes in education, a better psychology or a kinder heart is beginning to preserve the present generation. We need, therefore, waste no more words on the theory that the purpose of education is to thwart or eradicate nature. Attendant, misconceived, endeavor, stunted, contorted, hypocrites and thwart and then eradicate. Attendant मुतालका, misconceived गलत समझना, endeavor कोशिश, stunted नशोनुमा रुकना, contorted बिगाड़ना, hypocrites बोलते हैं इसको मकार को, मुनाफिक को, thought दबोचना and eradicate जड़ से उखाड़ना। तो इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन कैसे होगी बेटे? लिहाजा तालीम का मकसद कुछ ऐसी अव्वल ख्वाहिश को तख्लीक करना नहीं हो सकता जो गैर तालीम याफ्ता लोगों में नहीं होती, ठीक है। अब पिछली दफ़ा उन्होंने पिछले पैराग्राफ में प्राइमरी डिज़ायर्स और सेकेंडरी डिज़ायर्स या प्राइमरी इंस्टिंक्ट एंड जिसको आप कह सकते हैं मुहर्रिक, ठीक है, उसको और साथ में उसकी जो सेकेंडरी या सबसाइडरी ख्वाहिशात या आपके पास मुहर्रिकात थे, इम्पल्सिस थी, उसको डिस्कस किया था। अब बता रहे हैं कि तालीम का मकसद किसी ऐसी अव्वल ख्वाहिश को यानी प्राइमरी ख्वाहिश को या प्राइमरी इंस्टिंक्ट को या प्राइमरी इम्पल्स को तश्कील करना नहीं है, उसको तख्लीक करना नहीं है, ठीक है, जो कि गैर तालीम याफ्ता लोगों में नहीं होती। हाँ, इसका मकसद ये ज़रूर हो सकता है कि इन ख्वाहिशात के दायरे अमल को बढ़ा दे। जो इंसान की फितरत, यानी ये इंसान की फितरत में कुछ ना कुछ प्राइमरी चीज़ें मौजूद होती हैं बुनियादी तौर पे पहले से, ठीक है, उसके दायरा कार को बढ़ाने का काम जो है वो तालीम ज़रूर कर सकती है, उसको वसी ज़रूर कर सकती है, उसको एक्सपैंड ज़रूर कर सकती है। यानी चीज़ मौजूद है रॉ क्रूड हालत में, उसको पॉलिश करना, उसको संवारना जो है ना तालीम का काम है, ठीक है। और वो इसके हुसूल की खातिर हम रकाब ख्याल यानी इससे जो मिलते जुलते इससे रिलेटेड जो ख्यालात होते हैं उनकी तादाद में इजाफा कर सकती है, और उनकी तादाद में इजाफा कर सकती है, उनकी टाइप्स में इजाफा कर सकती है, उनकी टाइप्स बढ़ा सकती है, ताकि इसमें इसकी अपनी जो लॉजिक है उसमें इजाफा हो जाए, ठीक है। और ये भी दिखावे कि सबसे मुस्तकिल और ये भी दिखा देती है कि सबसे मुस्तकिल इत्मीनान कहाँ से मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप कैल्विन का जिक्र है। कैल्विन जो है आपके पास जॉन कैल्विन, वो आपके पास फ्रेंच थियोलॉजियन था, ठीक है, जिसने आपके पास प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो है ना फ्रांस के अंदर और स्विट्ज़रलैंड के अंदर की थी।
और उसने मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट जो है ना रिलीजन के अकॉर्डिंगली इंट्रोड्यूस करवाए थे। तो यहाँ पे बता रहे हैं जो कैल्विन के जो पैरोकार थे उनका तसव्वुर जो था, जो फितरी इंसान का जो तसव्वुर था, नेचुरल इंसान का जो तसव्वुर पेश किया गया था, वो एक खौफनाक मुहर्रक के तहत बच्चों को सिखाया जाता था कि ये वाज़ेह सच बच्चों की तालीम और तरबियत में अक्सर व बेशतर गलत तसव्वुर किया गया है। कौन सा सच? अभी आगे वो बता रहे हैं कि कौन सा तसव्वुर जो है ना नेचर को या फितरत का मतलब जो है यहाँ पे गलत तसव्वुर में लिया गया था। कि वो बताते हैं कि जो फितरी अशिया जो है उनमें से जो बेहतरीन चीज़ों को बाहर निकाल दिया जाए और नेकी सिखाने की कोशिश की बजाय मुकम्मल नशोनुमा पाते हुए इंसान के जो करतबबाज या जिसे आप कह सकते हैं ख़त्मशुदा या मस्शुदा मुनाफिक पैदा किए हैं। यानी उसने ये बताया है सिंपल अपनी थ्योरी के अंदर। जी तो बेटे थोड़ा सा यहाँ पे कैल्विनिज़्म के बारे में पता होना चाहिए। कैल्विनिज़्म क्या है आपके पास? बेसिकली ये एक बिलीव है, लॉजिकल सिस्टम है, ठीक है, जिसमें कैल्विन ने ये पेश किया था और उसके फॉलोअर्स पे बिलीव करते थे, जिसमें स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दिया गया था सॉवरेंटी ऑफ गॉड पे और ह्यूमन काइंड की डिप्रेविटी के ऊपर जो है ना कि वो डिप्राइव्स हैं। और इसके अलावा प्री डेस्टिनेशन यानी पहले से जो मुकद्दर और किस्मत लिखी जा चुकी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्होंने ज़ोर दिया था। तो उसकी बेसिस के ऊपर यहाँ पर अब ऑथर क्या कह रहा था उसको दोबारा से हम एनालाइज कर लेते हैं। जी तो यहाँ पर हमें ऑथर क्या कह रहे हैं कि आपके पास अंडर द इम्पल्स ऑफ कैल्विनिस्टिक हॉरर कि कैल्विन ने जो कहा था कि जो पहले से चीज़ें लिखी हुई हैं, प्री रिटन हैं, उसमें हमारा कोई किरदार नहीं है। तो वहाँ पे उसने कहा था कि उस हॉरर के नतीजे में जो नेचुरल मैन का जो कॉन्सेप्ट पेश किया गया है, दिस ऑब्वियस ट्रूथ हैज़ बीन टू ऑफन मिसकंसीव, वो एक मिसकंसेप्शन के तौर पे बच्चों की ट्रेनिंग के दौरान उनको बावर कराया जाता है क्या कि नेचर हैज़ बीन फॉल्सली रिकॉर्डेड एट, कि मतलब नेचर जो है या फितरत जो है उसको फॉल्स तरीके से समझा गया है कि वो तमाम कि वो एक्सक्लूड कर देती है दैट इज़ बेस्ट, ठीक है, जो कि बेस्ट है, बेहतरीन है, उसको वो निकाल देती है या साइड पे कर देती है। यानी कि फितरी चीज़ों में से जो बेस्ट चीज़ें हैं उनको साइड पे कर दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे गलत मतलब यहाँ पर ये तसव्वुर लिया गया है। एंड कोशिश की जाती है एंडेवर टू टीच वर्च्यू, और नेकी को ऐसे सिखाने की कोशिश की जाती है हैज़ लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ स्टंटेड, कि जिनकी नशोनुमा रुकी हुई हो या कंटोर्टेड हिपोक्रेट्स, यानी ऐसे हिपोक्राइट्स के आपके पास जो कि आप समझ लें बिगाड़ का बायस हैं और उनकी अपनी नशोनुमा रुकी हुई है और वो मकार हैं और वो मुनाफिक हैं। ऐसे इंसानों की जो है ना तश्कील हो रही है इस वजह से, ना कि बनिस्बत इसके कि वो ऐसी ट्रेनिंग करते कि फुल ग्रोन ह्यूमन बींग्स यानी मुकम्मल इंसान जो है नशोनुमा पाए हुए बेहतरीन इंसान निकल के आते। तो ऑथर कह रहे हैं कि ये जो ऐसी मिस्टेक्स हुई हैं एजुकेशन के अंदर, एक बेटर साइकोलॉजी, बेहतर नफ्सियात और काइंड हार्ट यानी कि नरम दिल रखने वाला जो है ना उसकी ज़रूरत है, जो कि इस प्रेजेंट जनरेशन को प्रिजर्व कर सके, महफूज कर सके। वी नीड देयरफॉर वेस्ट नो मोर वर्ड्स ऑन द थ्योरी, हमें इस थ्योरी के ऊपर जो उसने पेश की है उसके ऊपर मज़ीद वर्ड्स ज़ाया नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो तो एक आप समझ लें मुनाफिक पैदा करने की थ्योरी आप समझ लें, उसमें हकीकी मानों में फुल ग्रोन इंसान तो पैदा हो नहीं सकते, ठीक है। तो इसे हमें इसके ऊपर कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस पर फोकस नहीं करना चाहिए ऐसी थ्योरी पे जो हमें ये बताए कि एजुकेशन का मकसद सिर्फ जो है ना आपके पास फितरत को रोकना या ख़त्म करना है, ठीक है। तो ऐसी थ्योरी पे हमें अल्फाज आया नहीं करने चाहिए। तो इस पूरे जो पैराग्राफ को अगर आपने समझना है ना बेटे, तो लास्ट लाइन में इसको मतलब इसका बहुत अच्छे से बताया गया है कि क्या है आपके पास वो जो थ्योरी कैल्विनिस्टिक अप्रोच थी कि आपके पास वो ये कह रही है कि एजुकेशन जो है आपके पास उसका मकसद नेचर को ख़त्म करना या नेचर को रोकना या फितरत को रोकना है, सिंपल वर्ड्स के अंदर। हालांकि ऐसा नहीं है, ठीक है। But although nature must supply the initial force of desire, nature is not in the civilized man the spasmodic, fragmentary, and yet violent set of impulses that it is in the savage. Each impulse has its constitutional ministry of thought and knowledge and reflection, through which possible conflicts of impulses are foreseen, and temporary impulse are controlled by unifying impulse, which may be called wisdom.
In this way, education destroys the crudity of instinct and increases through knowledge the wealth and variety of the individual's contact with the outside world, making him no longer an isolated fighting unit but a citizen of the universe, embracing distant countries, remote regions of the space, and vast stretches of the past and future within the circle of his interest. It is this simultaneous softening in the insistence of desire and enlargement of its scope that is the chief moral end of education. बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस पैराग्राफ के अंदर उन्होंने बातों को सम अप किया है, बहुत अच्छे तरीके से. Initial spasmodic, savage, foreseen, crudity, remote, enlargement. इनिशियल इब्तदाई स्पास्मोडिक कभी कभार यानी जो वक्फों वक्फों सी चीज़ होती है. सैवेज वहशियाना या वहशी. फोरसीन पेश गोई करना, पहले सी चीज़ों को देख लेना. क्रूडिटी कच्चापन, नाहमवारी, खुरदरापन. रिमोट दूर दराज, दूर. एनलार्जमेंट वुसअत. अब इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं बेटे कि अगरचे ख्वाहिश की इब्तदाई क़ुव्वत फितरत ही है, यानी पिछले पैराग्राफ में बताया था ना कि फ़ितरत की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं है, जिस तरह उन्होंने बताया था कि हमें ऐसे नज़रिए पे जो कि उसने पेश किया था कैल्विन ने, कि जिसमें ये बताने की कोशिश की गई थी कि तालीम का मकसद जो है ना फ़ितरत को रोकना है. ठीक है, कि आप तरबियत ऐसे कर रहे हैं कि उसकी फ़ितरत को रोक रहे हैं, आप उसको आर्टिफिशियल वे में डायरेक्ट कर रहे हैं. ऐसा नहीं है, ये एक फजूल नज़रिया है इसके मुताबिक, राइटर के मुताबिक. अब फिर क्या है आगे वो पैराग्राफ में अब हम कंटिन्यूशन करेंगे. अब वो बता रहा है कि अगरचे ख्वाहिश की इब्तदाई जो क़ुव्वत है वो फ़ितरत ही होती है, यानी फ़ितरत ही हमें मुहैया करती है ना. नेचर के अंदर ही, नेचर ने ही हमारे अंदर वो चीज़ डाली है ना, ख्वाहिश की इब्तदाई जो क़ुव्वत होती है. ठीक है, इनिशियल फोर्स ऑफ डिज़ायर. ख्वाहिशें कहाँ से आती हैं कि हमें अता की गई हैं ख्वाहिशात. हम ख्वाहिशों के बगैर पैदा नहीं किए गए हैं, कुदरत ने हमें ख्वाहिशों के साथ पैदा किए हैं. तो ठीक है, हमें अब राइटर बता रहा है कि अगरचे ख्वाहिश की इब्तदाई क़ुव्वत फ़ितरत ही मुहैया करती है, लेकिन ताहम जो महज़ब इंसान होते हैं उसमें फ़ितरत जो है वो वहशियों की तरह नहीं होती. अब वहशियों में फ़ितरत कैसी होती है? लम्हाती, यानी कि वो एक लम्हे में कुछ होते हैं, दूसरे लम्हे में कुछ होते हैं. ठीक है, और पारा पारा यानी फ्रैगमेंट्स में मौजूद होती है, यानी मुकम्मल नहीं होती, छोटे टुकड़ों में मौजूद होती है. और दूसरा उनमें शिद्दत होती है बहुत ज़्यादा. ठीक है, यानी किसी आप जानवर को देखें ना तो वो एक ही हालत में नहीं रहेगा मुसलसल. ठीक है, वो एक लम्हे में कुछ होगा, दूसरे लम्हे में कुछ होगा, उसमें उसके अंदर ठहराव नहीं होगा. दूसरा फ्रैगमेंट्स में होती है कि उसमें एक मुकम्मल शख्सियत मौजूद नहीं है, यानी कि मुकम्मल शख्सियत मौजूद ना होना का लफ्ज़ यहाँ पे नहीं ठीक रहेगा, बल्कि आप यूँ समझ लें कि उसकी जो फितरत है वो पारा पारा होती है, फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होती है. ठीक है, यानी डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, खुशी के लिए अलग है और मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हिसाब से फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में है, कंप्लीट फॉर्म में नहीं है. ठीक है, टुकड़ों में बटी हुई है. और दूसरा क्या है कि शदीद होती है, एक्सट्रीम पे होता है. ठीक है, ये वहशियों में, ये वहशियों का बता रहे हैं. महज़ब इंसानों में जिस इंसान में ऐसी नेचर है ना उसकी कि वो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से गुस्से में आ जाना, एकदम से नर्म हो जाना, और जो इस तरह की चीज़ें इंस्टेंटेनियस यानी लम्हा लम्हा जो तब्दील होती हैं चीज़ें, वहाँ पे जिक्र करी मैं, लम्हाती तब्दीली जो आ जाती है फ़ौरन से. ठीक है, वो. और दूसरा फ्रैगमेंट्स में होना, यानी उसकी नेचर जो है ना प्रॉपर नहीं है बल्कि छोटे टुकड़ों में बटी हुई है. और वायलेंट होना, बहुत ज़्यादा यानी आप एग्रेसिव कह लें, वो हो जाना. ये तीनों चीज़ें जिसमें पाई जाती हैं उसकी नेचर वहशियाना नेचर है, उसकी नेचर सिविलाइज नेचर नहीं है. ठीक है, यहाँ पे ये बात बता रहे हैं. अब हर जो मुहर्रिक है या हर जो आपके पास यहाँ पे इम्पल्स है उसकी एक अपनी मखसूस फ़िक्र होती है. ठीक है, उसका एक नॉलेज होता है और उसकी एक सोचने का एक अपना अंदाज़ होता है. यानी कि समझ लें आप, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ अगर आप गवर्नमेंट में देखें डिफरेंट वजारतें होती हैं ना, तो यहाँ पे भी एक मिनिस्ट्री होती है. आपके पास जितने भी ख्वाहिशात होती हैं, जितने भी इम्पल्सेस होती हैं, हर एक इम्पल्स की एक अपनी मिनिस्ट्री होती है, और जिसकी मार्फत या जो मदद आप समझ लें. ठीक है, दूसरे जो इम्पल्सेस होते हैं उसके साथ उसकी तज़ादात देखे जा सकते हैं. यानी लाजमी नहीं है कि एक जो मुहर्रक है, एक इम्पल्स है, वो दूसरे से भी एज इट इज़ दूसरी इम्पल्स के साथ ही मिल के चले. वो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट भी करती हैं. यानी इंसान के अंदर जो इम्पल्सेस होती हैं वो एक टाइम पे आपस में कॉन्ट्राडिक्ट भी करती हैं, एक दूसरे की मुखालफत भी करती हैं. एक ही इंसान की बात की जा रही है यहाँ पर.
यानी यहाँ पे पेश गोई की जा सकती है कि आपके पास थ्रू विच द पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इम्पल्सेस आर फोरसीन, कि इंसान पेश गोई कर सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स भी इम्पल्सेस के होते हैं। एंड टेम्पररी इम्पल्सेस आर कंट्रोल। अच्छा, जो इसमें आर्जी मुहर्रक होते हैं यानी आर्जी ख्वाहिशें होती हैं, वो जो यूनिफाइंग इम्पल्स होती है यानी प्राइमरी, वो उसको क्या कर सकती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। और वो जो यूनिफाइंग इम्पल्स है, वो जो बड़ा मुहर्रक है जो छोटे छोटे मुहर्रकों को कंट्रोल कर सकता है, वो क्या कहलाता है, वो यहाँ पे कहलाता है विजडम यानी दानिशमंदी, ठीक है। इन दिस वे एजुकेशन डिस्ट्रॉयज द क्रूडिटी ऑफ द, यानी कि विजडम कब डेवलप हुआ, एजुकेशन ने विजडम को डेवलप किया कि इंसान के अंदर जो वहशियाना जो आपके पास, यानी एक ऐसा इंसान जो सिविलाइज नहीं है, उसके अंदर कैसी क्वालिटीज़ होंगी, सैवेज क्वालिटीज़ होंगी, यानी स्पैज़मोडिक होंगी, फ्रेगमेंट पे मुश्तमिल होंगी या वायलेंट होंगी। वो जो आपके पास, और एक और चीज़ कि इंसान के अपने अंदर भी जो इंसान की डिज़ायर्स हैं या जो इंसान के अंदर जो ख्वाहिशात हैं या जो इंसान का जो मुहर्रकात हैं जो इंसान को किसी काम करने पे मजबूर करती हैं, वो एक नहीं है, वो मुख्तलिफ हैं। और वो मुख्तलिफ जो ख्वाहिशात हैं वो आपस में मतलब हाथापाई भी कर सकती हैं, यानी वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी होती हैं, मुतज़ाद भी होती हैं। तो अब इंसान जब कभी ऐसे कभी कुछ बिहेव करे कभी कुछ बिहेव करे, तो वो तो फिर एक आप समझ लें कि अजीब सी पर्सनैलिटी हो जाएगी, जो कि एक पर्सनैलिटी का मालिक नहीं होगा, एक टाइम पे बहुत से एक से ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ का मालिक हो जाएगा, और उसको हम आप सम अप नहीं कर सकते, यानी वो एक सिविलाइज्ड बंदा नहीं होगा। तो आपके पास जो सिविलाइज तालीम इंसान को सिविलाइज बनाती है ना, हमने ये जिक्र किया था, तो आपके पास जो तालीम है वो कैसे सिविलाइज बनाती है, वो ये जो छोटी छोटी आपकी जो ख्वाहिशात हैं या छोटी छोटी जो इम्पल्सेस हैं, इसको वो नकेल डालती है, इसको वो काबू करती है। कैसे काबू करेगी, खुद ब खुद काबू नहीं करती, बल्कि आपके अंदर ही मौजूद एक इम्पल्स है जो कि इन तमाम ख्वाहिशात को एक जगह यकजा करती है और उनको काबू करने की सलाहियत रखती है, उसको वो पॉलिश करती है। कौन, एजुकेशन उस बड़ी इम्पल्स को पॉलिश करती है जो ये छोटी छोटी इम्पल्सेस को काबू करने की सलाहियत रखती है। वो बड़ी इम्पल्स कौन सी है, विजडम। तो एजुकेशन आपको विजडम प्रोवाइड करती है, और इसी तरीके से जब विजडम प्रोवाइड करती है, इन दिस वे एजुकेशन डिस्ट्रॉयज द क्रूडिटी ऑफ इंस्टिंक्ट्स, कि इंसान में फितरत नेचुरल तौर पे जो इंस्टिंक्ट्स मौजूद थी उसकी नाहमवारी को ख़त्म करती है। पिछले वाले पैराग्राफ में क्या कहा था, कैल्विनिस्टिक अप्रोच ने हमें ये कहा था कि तालीम नेचर को ख़त्म करती है। नहीं, यहाँ पे हमें ये बारीक नुक्ता समझा रहा है राइटर कि तालीम नेचर को नहीं ख़त्म करती, बल्कि नेचुरल इंस्टिंक्ट की क्रूडिटी को ख़त्म करती है, उसकी नाहमवारी को ख़त्म करके उसको तराश खराश के एक नायाब हीरा बनाती है। यानी कि एक हीरा जो है ना, जब आप निकालोगे ना उसको ज़मीन से या गार वगैरह से या कान से, तो वो ऐसी पत्थर की शक्ल में होगा। तो जोहरी क्या करता है, उसको तराशता है, उसको उसकी मतलब नोक पलक दुरुस्त करता है, और वो फिर चमकता हुआ हीरा, तब वो आपके पास उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ पे सेम, यहाँ पे जो एजुकेशन है वो जोहरी है, ठीक है। तो वो उसको अगर हम कहें कि नहीं ये तो पत्थर को बेड़ा गर्क कर दिया है इसने तो पत्थर को ही ख़त्म कर दिया है, वो कैल्विनिस्टिक अप्रोच थी जो ये कह रही थी कि इसने तो नेचर को ही ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे नेचर को ख़त्म नहीं किया, बल्कि नेचर को पॉलिश करके मज़ीद चमका दिया है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे ऑथर समझाने की कोशिश कर रहा है। एंड इंक्रीजेज थ्रू नॉलेज द वेल्थ एंड वैरायटी ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड, दुनिया से राब्तों के अंदर वो उसको मज़ीद अमीर कर देता है, और यानी वो राब्तों में अमीर हो जाता है और वैरायटी में भी अमीर हो जाता है। कैसे, वो अब एक अपने आप को एक अजीब सा लड़ता हुआ यूनिट तस्वुर नहीं करता, यानी कि वो एक अलग इंसान नहीं है जो कि एक जंगजू है और अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और सर्वाइवल के लिए ज़िंदा है। नहीं, वो ऐसे इंसान को नहीं बना रहा, तालीम ऐसी नहीं बना रही इंसान को, बल्कि इंसान को कैसा बना रही है, उसके कॉन्टेक्ट्स बैरूनी दुनिया से उसमें इजाफा करती है और उसको अमीर करती है कॉन्टेक्ट्स में, यानी उसकी ना उसकी वैरायटी में भी इजाफा होता है ना सिर्फ, बल्कि उसकी तादाद में भी इजाफा हो जाता है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा, एक तो वो आइसोलेटेड नहीं होगा, बल्कि वो अपने आप को दुनिया का यानी पूरी कायनात का शरीक तस्वुर करेगा। वो अपने आप को टुकड़ों में बांटेगा नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं अफ्रीका का रहने वाला हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं काफिर हूँ, मैं फ़लाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ। वो ऐसे नहीं देखेगा, वो इन सब लिमिटेशन से बाहर वो इंडिविजुअल फाइटिंग यूनिट के तौर पे नहीं आएगा, बल्कि वो यानी कि आप यूँ समझ लें कि ये वो ताकत है जो कि इंसानों को आपस में इत्तफाक और इत्तेहाद की धागे में पिरोती है, ठीक है। तो वो इंसानों को ये ताकत फ्राहम करती है। दानिशमंदी, जो दानिशमंदाना इंसान होते हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता,
वो सिर्फ अपने मोहल्ले के लिए नहीं सोचता, वो सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं सोचता, वो पूरी एक इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के लिए सोचेगा। तो वो सिटीजन ऑफ यूनिवर्स बन जाता है। तालीम इंसान को सिटीजन ऑफ यूनिवर्स बनाती है, ठीक है, जिसकी वजह से एम्ब्रेसिंग डिस्टेंट कंट्रीज के वो जो दूर दराज के जो ममालिक हैं उनको वो अपना ही समझता है। वो ये नहीं कहता कि अच्छा दूसरे जाएं भाड़ में, दूसरे मर रहे हैं, मुझे क्या, मेरा अपना घर तो ठीक है, ऐसे नहीं सोचता। वो अफ्रीका में बैठे हुए लोगों का दर्द भी महसूस करता है, और न सिर्फ महसूस करता है बल्कि उनके लिए कुछ करेगा भी, ठीक है। एंड रिमोट रीजन्स ऑफ द स्पेस, दुनिया के जो दूर दराज के इलाके हैं या स्पेस के इलाके हैं, उनको भी वो ओन करता है कि ये मेरा अपना है, ठीक है। एंड वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ द पास्ट एंड फ्यूचर, और वो जिस तरह शुरू में बताया था ना कि पास्ट और फ्यूचर के हामी लड़ते रहते हैं आपस में, तो वो ज़माने कदीम को भी अपना तस्वुर करेगा और आने वाले ज़माने को भी अपना ही तस्वुर करेगा। ये सारी चीज़ें उसके इंटरेस्ट में आ जाएंगी, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके लिए वो अपने यानी कि उसके फ़ायदे के लिए शामिल कर लेगा, उसको अपने अंदर जज्ब कर लेगा। देखिए, जब सारे लोग ऐसा सोचना शुरू हो जाएंगे तो फिर दुनिया में तो जन्नत ही बन जाएगी, लड़ाई तो ख़त्म ही हो जाएगी, ठीक है। इट इज़ दिस साइमल्टेनियस सॉफ्टनिंग इन द इंसिस्टेंस ऑफ, ये जो आखिरी लाइन है ना बेटे, इसको करते हैं अंडरलाइन। तो क्या बता रहा है यहाँ पे, इट इज दिस साइमल्टेनियस सॉफ्टनिंग इन द इंसिस्टेंस ऑफ डिजायर एंड enlargement of its scope that is the chief moral end of education। ये बड़े बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अब यहाँ पे ऑथर क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि तालीम का सबसे बड़ा इखलाकी मकसद यही है, क्या है, कि ये एक ही टाइम पे बैक वक्त ख्वाहिश के इसरार में, इंसिस्टेंस आपके पास जो होती है डिज़ायर की, यानी इंसान इंसिस्ट करता है, उसकी ख्वाहिश उसको मजबूर करती है किसी चीज़ को करने पे, तो वो जो इंसिस्टेंस है यानी ख्वाहिश का जो इसरार है जो इंसान को मजबूर करता है, उसके अंदर सख्ती की बजाय क्या लेके आती है तालीम, नरमी लेके आती है, सॉफ्टनिंग इन द इंसिस्टेंस ऑफ डिज़ायर, नंबर 1। और दूसरा काम क्या करती है, दायरा कार में वुसअत यानी इनलार्जमेंट ऑफ स्कोप, कि उसके देखने की नज़र वो तंग नज़र नहीं होता, वसीउ नज़र होता है, वो बड़े पैमाने के ऊपर देखता है, यानी डिज़ायर रखता है। डिज़ायर को हमें कैल्विनिस्टिक अप्रोच ने ये बताया था कि डिज़ायर ही ख़त्म होती है, नेचर ही ख़त्म करता है। नो, एजुकेशन नेचर को ख़त्म नहीं करी, डिज़ायर को ख़त्म नहीं करी, डिज़ायर मौजूद है और डिज़ायर हमें नेचर नहीं दी है। हम ये नहीं कहते कि तालीम हमें डिज़ायर देती है या तालीम हमें एक मुहर्रक देती है, ठीक है, इम्पल्स देती है। नो, इम्पल्स मौजूद है, नेचर ने दी है इम्पल्स, नेचर ने हमें क्रूड फॉर्म में इम्पल्स दी है और उसकी शिद्दत के साथ में दी है, वहशियाना अंदाज में है, ठीक है। अब ये हमारे पे मुनहसर है कि हम कैसे विजडम के ज़रिए उसको काबू करते हैं और उसको मारना नहीं है, उसको रखना है और उसको सॉफ्टनिंग लेके आनी है उसके अंदर, और अपनी नज़र को तंग नहीं करना। वो तंग नज़री की ऐनक उतार के वसीउ नज़री की ऐनक दे देता है कि तमाम लोगों का भला हो उसमें। एजुकेशन का ये फ़ायदा है, रियल एजुकेशन का। तो बेटे अगर आप ये चीज़ देखें तो आपको ये चीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा में नज़र नहीं आती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो एक बेस्ट इंसान अल्लाह ताला ने दुनिया में पैदा फरमाए हैं, इसीलिए ताकि अल्लाह ताला ने हमें ये बताया है कि आप देखें कि एक इंसान एजुकेशन के साथ इतना परफेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पे एक और बड़े मज़े की इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ आपको कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर ये चीज़ें मौजूद थी। अब वो पढ़ा लिखा होना जो हम कहते हैं ना पढ़े लिखे नहीं थे, वो सिर्फ हमारी तंग नज़री का नतीजा है कि हम ऐसा कहते हैं। नबी पाक सबसे ज़्यादा एजुकेटेड हस्ती को दुनिया में हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये जो अभी इस इतने मतलब बंदे ने, इस फिलासफर ने जो इतनी मज़े की बात की, इसमें हाईलाइट किया हुआ है, ये चीज़ें नबी पाक में मौजूद थी। तो कोई अंधा ही होगा जो कहेगा आप असल में एजुकेटेड नहीं थे। हम किस सेंस में कहते हैं कि पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, यानी दुनियावी तालीम, जो शुरू में हमने तालीम को ब्रॉडर और नैरोअर सेंस में डिस्कस किया था ना, वो उस सेंस के अंदर है कि दुनियावी तालीम और तरबियत की ये चीज़ जानना। लेकिन नबी पाक की जो मेंटल फैकल्टीज़ थी वो बेस्ट थी, तभी उनको उसवा हसना कहा जाता है कि इंसान का कोई अगर बेस्ट चीज़ हो सकती है ना, इंसान का कोई एक बेस्ट मिराज हो सकती है, तो वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फॉर्म में हमारे सामने प्रैक्टिकल हालत में दुनिया में मौजूद है। तो ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। और कैसे मुमकिन है? आप सल्लम का जो उसवा है वो मौजूद है हमारे पास, उस पर अमल करके मुमकिन है। अब मैं इसको देखें, अब आप कहेंगे कि मैंने इंग्लिश पढ़ाते हुए इस्लामियात की तरफ आ गए। नहीं, मैंने आपको क्या बताया था शुरू दिन से, और ये राइटर भी आपको क्या बता रहा है कि आप तालीम को बेटे इस वे में लो, इस तरीके से पढ़ो कि आप उसको अपनी इंडिविजुअल ज़िंदगी के अंदर शामिल करो और देखो, ठीक है। आपके दिमाग की जब खिड़कियाँ खुलेंगी तभी तो आप तालीम हासिल कर पाएंगे, ना कि आपने फिर तंग नज़र बनना है। मुझे ये बताएं कि सिर्फ इंग्लिश में
इसको पढ़ के रट के नंबर पास करके ओ मिस ये बड़ा मुश्किल चैप्टर है, मिस इसमें बता दें कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं, हमें वो उसकी PDF फाइल शेयर कर दें, हमें MCQs शेयर कर दें कि हम उसको बस रट्टा मार के और उसको हम बस पास कर लें किसी तरीके से। फिर सॉरी टू से बेटे आप एजुकेटेड नहीं होगे, आप रोबोट बन जाओगे जिसको पढ़ना लिखना आता है। बल्कि मैं बता रही हूँ कि अभी ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आपसे ज़्यादा जो कंप्यूटर ये सारी चीज़ें ये आगे निकल जाएंगी। तो एक जो बुनियादी जो बारीक नुक्ता है ना, जो हमें और मशीनों को और बाकी कंप्यूटर हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो चीज़ों को सेव बड़े आराम से करता है। और आप गूगल आउट करो, एक आप प्रेस करोगे तो आपको थाउजेंड मिलियंस ऑफ रिजल्ट्स मिल जाएंगे। वो रिप्रोड्यूस भी जल्दी कर देता है, आपकी तरह सोचता नहीं रहता, रट्टा नहीं मारता ये तो हमसे बेस्ट है, ये तो हमें रिप्लेस कर देगा। फिर नहीं, आपके अंदर जो चीज़ है ना, जो मेंटल फैकल्टीज़ को डेवलप करने की चीज़ है, जो कि दानिशमंदी है, जो कि एजुकेशन, हमने एजुकेशन का वो पर्पस, उसका वो मॉरल वैल्यू एजुकेशन की, वो हमने अपनी ज़िंदगियों में लेके आनी है और उसके साथ हमने फिर आगे चल रहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, उनकी जो रहमत थी वो सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं थी, ठीक है। वो हम बहुत सारे वाक़यात बचपन से पढ़ते आते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरों पे और जानवरों पे और मतलब फूलों के साथ साथ कांटों पे भी उनकी रहमत बरसती है। जिससे अल्लाह ताला की जो बारिश है वो हर जगह बरसती है, ऐसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, ठीक है। तो वही बात है कि उनका जो स्कोप है वो बहुत इनलार्ज है, ठीक है। तो हमें भी अपना स्कोप इनलार्ज करना है। और दूसरा डिज़ायर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये नहीं है कि तमाम जितने भी अंबिया गुजरे हैं उनके अंदर डिज़ायर नहीं थी, वो सारे इंसान गुजरे हैं, ठीक है। वो सबसे आला तरीन इंसान है हम मानते हैं, लेकिन सारे इंसान अल्लाह ने फरिश्ते नहीं पैदा किए, क्योंकि फरिश्तों के अंदर ख्वाहिश नहीं है बेटे, उनके अंदर डिज़ायर नहीं है, ना ही इंसिस्टेंस ऑफ डिज़ायर है। नेचर ने, कुदरत ने इंसान ह्यूमन बींग्स के अंदर डिज़ायर रखी है और इंसिस्टेंस ऑफ डिज़ायर रखी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो इंसान थे, आला तरीन इंसान थे, हम मानते हैं। वो आला तरीन इंसान पे पहुँचे कैसे? इस वजह से पहुँचे कि उनके अंदर सॉफ्टनिंग ऑफ इंसिस्टेंस ऑफ डिज़ायर थी, यानी कि उनके अंदर अपनी डिज़ायर को काबू करने की अहलियत थी। वो अहलियत कैसे आई है? वो अहलियत विजडम के ज़रिए आई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने की हमें ज़रूरत है। तो इस मानों में अगर देखा जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा एजुकेटेड हस्ती दुनिया में कोई हुई नहीं आज तक, ना कोई हो सकती है। परफेक्शन की आला मिसाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बेटे बंदा तो ये लिबरल है, लेकिन बातें इससे बड़ी अच्छी की हैं। और लिबरल होने का मतलब देखिए, इस्लाम, मैं कहती हूँ इस्लाम सबसे बड़ा लिबरल मज़हब है, ठीक है। और एथियज़म यहाँ पे जो आता है ना, कि एथियज़म, वो उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने अपने दीन को, या जितनी भी दुनिया के आप रिलीजन्स देखें, उनको इतना गड़बड़ कर दिया है कि जो एक इन चीज़ों से बालातर होकर देखने वाला इंसान है वो फिर इसको नीचे वाले दर्जे में रखता है। हालांकि दुनिया के जो रिलीजन्स हैं वो आपको अच्छाई का ही दर्स देते हैं और वो यही तालीम देने की कोशिश कर रहे होते हैं, वन वे और द अदर, कि सॉफ्टनिंग होनी चाहिए आपके पास एंसेस्टर्स ऑफ डिज़ायर्स के अंदर, और आपके पास इनलार्जमेंट होनी चाहिए आप इसके स्कोप के अंदर, ठीक है। तो वो अलग बात है कि दुनिया की चीज़ों के अंदर रह के और मुख्तलिफ इंसानों की कोताहियों की वजह से वो चीज़ गड़बड़ होगी, जिसकी वजह से एथियस्ट इन तमाम चीज़ों से रास्ता अपना हटा लेते हैं और इन तमाम चीज़ों से अपने आप को मावरा होकर देखते हैं, ठीक है, और लिबरल कहलाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो सही मानों में इंसान है, जो सही मानों में चीज़ों को अपनी मैं को पीछे हटा के साइड करके देखता है, तो आप अक्सर लोग देखा होगा, अक्सर एथियस्ट और अक्सर लिबरल्स जो हैं वो फिर जो है ना, जो सही मज़हब है उसको कबूल करने में झिझक महसूस नहीं करते हैं। एनीवेज आगे मूव करते हैं जी। क्लोजली कनेक्टेड विद दिस मॉरल एंड इज़ द मोर प्योरली इंटेलेक्चुअल एम ऑफ एजुकेशन, द एंडेवर टू मेक अस सी and imagine the world in an objective manner as far as possible as it is in itself, and not merely through the distorting medium of personal desire. The complete attainment of such an objective view is no doubt an idea, indefinitely approachable, but not actually and fully realizable. Education, considered as a process of forming our mental habits and our outlook on the world, is to be judged successful in proportion as its outcome approximates to this ideal, in proportion, that is to say, as it gives us a true view of our place in society, of the relation of the whole human society to its non-human environment,
and of nature of the non-human world as it is in itself apart from our desires and interests. If this standard is admitted, we can return to the consideration of science, inquiring how far science contributes to such an aim and whether it is in any respect superior to its rivals in educational practice. Intellectual endeavor distorting attainment. इंटेलेक्चुअल जहनी या जहन से मुतालिक, एंडेवर कोशिश, डिस्टॉर्टिंग मुश्किल, अटेनमेंट हुसूल। तो इसकी ट्रांसलेशन देख लें बेटे। अभी तक तो हमने ऊपर जो पढ़ा था मोरल एंड ऑफ एजुकेशन पढ़ा था ना, नहीं इखलाकी मकसद के साथ साथ, तो बता रहे हैं कि इस इखलाकी मकसद के साथ साथ जो है आपके पास एक जहनी मकसद भी है तालीम का, ठीक है। और वो जो है आपके पास हमें क्या बताता है कि दुनिया को एक मारूज़ी अंदाज़ में देखने के काबिल बनाता है और तसव्वुर करने के लिए हमें इस बात पर कायल करता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, कि हमें इस बात पे वो उकसाता है कि हमें दुनिया को एक ऑब्जेक्टिव, एक मारूज़ी अंदाज़ में हमें देखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव मैनर के अंदर जितना मुमकिन हो सके, ठीक है। और जो तालीम का ये जो मकसद है, जो जहनी मकसद है, अब इसमें चूँकि मोरालिटी शामिल नहीं है, ठीक है, अब हम सिर्फ इसके जहनी मकसद को हम देख रहे हैं, तो इसके लिए वो मुश्किल मीडियम जो है आपके पास डिज़ायर्स का, वो चूज़ नहीं करती। यानी तालीम का जो इखलाकी पहलू होता है उसमें तो डिज़ायर्स और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन जो तालीम का यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल पहलू है उसमें तालीम हम इसके अंदर ये कंसिडर नहीं करेंगे, तालीम के जहनी पहलू के अंदर, कि वो कैसे डिज़ायर्स को इन्वॉल्व करती है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, द कंप्लीट अटेनमेंट ऑफ सच एन ऑब्जेक्टिव, कि इस मारूज़ी नज़रिए का जो मुकम्मल हुसूल है वो तब तक मुमकिन नहीं हो पाएगा या तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक कि हमें इस कंसिडरेशन से वो निकाल ना ले कि हम सिर्फ यानी कि इस अप्रोच को अपनी सिर्फ ख्वाहिशात के नज़रिए से देखें। यानी कहने का मकसद ये है कि इस मारूज़ी नज़रिए का मुकम्मल तौर पे इल्म हासिल नहीं किया जा सकता, ठीक है, जब तक कि आपके पास प्रॉपर वे के अंदर इसको आप समझ ना लें। तो इन शॉर्ट हम यूँ भी कह सकते हैं कि मौजूदी नज़रिए का जो मुकम्मल इल्म है बज़ाहिर तो हमें लगता है हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हासिल हम नहीं कर सकते, ठीक है। एजुकेशन कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग आवर मेंटल हैबिट्स, कि तालीम को जब हम इस तरीक़ेकार के तौर पे लेते हैं कि ये हमारी जहनी आदत बनाती हैं, एंड आवर आउटलुक टू द वर्ल्ड इज़ टू बी जज सक्सेसफुल इन प्रोपोर्शन एज इट्स आउटकम approximates to this ideal in proportion that is to say, यानी यहाँ पे इस बात कहने का मकसद क्या है कि जब तालीम को हम इस तरीक़ाकार के मुताबिक लेते हैं जिसके ज़रिए हम अपनी जहनी आदत और दुनिया के बारे में अपना एक नज़रिया बनाते हैं, तो उसकी कामयाबी का अंदाज़ा हम किस तरह लगा सकते हैं, इस निस्बत से लगा सकते हैं जिससे नतीजा मिसाली हुसूल के करीब हो जाता है, यानी परफेक्शन के करीब हो जाता है। या यूँ हम कह सकते हैं कि इस निस्बत से जिससे हमें माशरे में हमारे मुकाम के बारे में सही नज़रिया मिलता है। इंसानी माशरे का जो गैर इंसानी माहौल से रिश्ता है, यानी जो आप समझ लें ह्यूमन माहौल जो है उससे जो रिश्ता है, उसमें जानवर भी आ जाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी आ जाती हैं और दूसरी लिविंग थिंग्स भी आ जाती हैं, लेकिन जो इंसान ना हो, गैर इंसानी, ठीक है। और गैर इंसानी दुनिया की फितरत के बारे में बताता है जो अंदर हमारी ख्वाहिशात और दिलचस्पियों से अलहदा है। अगर इस मयार को तस्लीम कर लिया जाए तो फिर हम साइंस पर गौर शुरू कर सकते हैं और ये दरियाफ़्त कर सकते हैं कि साइंस इस तरह के मकसद को किस हद तक पूरा करती है, और आया ये तालीमी जो मुरव्वजा चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, उसमें अपने हरीफ़ों में से किस तरीके से अलग है। यानी ये चीज़ कि साइंस कैसे अलग है बाकी जो इर्द गिर्द की, जैसे क्लासिकल से हम बात कर लेते हैं, उससे कैसे अलग है, अदर एजुकेशनल प्रैक्टिस से कैसे अलग है। ये तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। पहले मैं इसकी ट्रांसलेशन प्रॉपर वे में आपको बता देती हूँ, फिर थोड़ा सा इसको हम एलैबोरेट कर लेते हैं। इसी इखलाकी मकसद के बिल्कुल साथ ही तालीम का दानिशवराना मकसद भी वाबस्ता है। यानी कि जो इखलाकी मकसद हमने क्या बताया है कि जो सॉफ्टनिंग ऑफ होती है आपके पास ख्वाहिश, उसकी सॉफ्टनिंग, और साथ में क्या था
दायरा कार में वुसअत, यानी कि ये जो दो बातें की गई हैं, ये इसका मकसद क्या था? अखलाकी मकसद था। इसी अखलाकी मकसद के साथ इसका एक दानिशवराना मकसद भी वाबस्ता है। वो ये है कि हमें दुनिया को एक ऑब्जेक्टिव अंदाज में देखना और तसव्वुर करना की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। जहाँ तक मुमकिन है इस काम के लिए अपनी ज़ात को इस्तेमाल में लाती है कौन? एजुकेशन, साइंस यानी कि। और हमें सिर्फ जो है ना हमारी ज़ाती ख्वाहिशात के मस्कुन इजहार पे नहीं छोड़ देती, यानी सिर्फ हमें हमारी, जाहिर सी बात है जब वो सॉफ्टनिंग आएगी उसके अंदर तो आपके पास वुसअत नज़र आएगी, तो फिर हम दुनिया को ऑब्जेक्टिव वे में देखेंगे। तो ये दोनों चीज़ें एक बिल्कुल ऐसे ही जैसे शहादत की उंगली और अगली उंगली आपके साथ मिली भी होती है ना, दो उंगलियां, बिल्कुल सेम ऐसे ही है कि आपके पास जो मॉरल है, आपके पास मकसद तालीम का, वो बिल्कुल ही इसके इंटेलेक्चुअल मकसद के साथ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। जब इंसान क्या होगा कि ख्वाहिश को साइड पे करेगा और आपके पास साइड पे तो नहीं, ख्वाहिश मौजूद रहती है इंसान के अंदर, यानी इसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी, उसमें रिजिडिटी नहीं रहेगी, और दूसरा हम वसी नज़र हो जाएंगे, तो फिर हम ऑब्जेक्टिवली दुनिया को देखने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और हमें सिर्फ ज़ाती ख्वाहिश के मस्कुन नज़रिया इज़हार पर नहीं छोड़ देती। इस मारूजी नज़रिए यानी ऑब्जेक्टिव नज़रिए का जो मुकम्मल तौर पर इल्म है वो हासिल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यानी ऑब्जेक्टिव तरीके से प्रॉपरली हम दुनिया को उस तरीके से उसकी नॉलेज हम नहीं गेन कर सकते। तालीम को जब इस तरीक़ाकार के हसूल पर लिया जाता है, किस तरीक़ाकार? तालीम, अब एजुकेशन की बात हो रही है, जिसके ज़रिए हम अपनी जहनी आदात और दुनिया के बारे में अपना एक अलग नज़रिया बनाते हैं, तो इसकी कामयाबी का अंदाज़ा इस तरीके से हम लगा सकते हैं, इस नज़रिए की कामयाबी का अंदाज़ा हम इस तरीके से लगा सकते हैं जिसके ज़रिए हमें मिसाली परफेक्शन मिलती है। कैसे? जिससे नतीजा मिसाली हुसूल के करीब होता है। जैसे ये यूँ कह लीजिए कि इस निस्बत से जिससे हमें मुआशरे में हमारे मकाम के बारे में सही नज़रिया मिलता है। अब मुआशरे में हमारा मकाम क्या है? एक तो ये बात आपको जो सही चीज़ परफेक्शनली बताएगी, दूसरी चीज़ इंसानी मुआशरे का गैर इंसानी माहौल से रिश्ता भी बताए, ठीक है। तीसरी चीज़, और गैर इंसानी दुनिया की जो फितरत है उसके बारे में भी बताए, क्योंकि वो जो फितरत है वो आपकी अंदर की जो ज़ाती दिलचस्पियाँ और ख्वाहिशात हैं उससे तो टोटल अलग है, ठीक है। तो तीन चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं बेटे। एक क्या है कि माशरे में हमें हमारा मकाम बताए, इंसानी माशरे का गैर इंसानी माहौल से रिश्ता बताए, और गैर इंसानी दुनिया की फितरत के बारे में। ये तीनों चीज़ें जब हमें पता चल जाती हैं तो फिर क्या होता है कि फिर हम सही ऑब्जेक्टिव वे के अंदर हम दुनिया को देख सकते हैं, ठीक है। अगर इस मेयार को, यानी ये जो बातें बताई हैं, इस मेयार को अगर तस्लीम कर लिया जाए तो फिर हम साइंस के ऊपर दोबारा से हम देखते हैं। तो अब एजुकेशन का जिक्र कर रहे थे ना हम, अब हम दोबारा साइंस की तरफ वापस आते हैं। ये पिछले सारे पैराग्राफ से आपको एजुकेशन का मॉरल वैल्यू बताई गई, या ऑब्जेक्टिव आपको ऑब्जेक्टिविटी बताई गई, या आपको लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया, लिटरेचर के तो नहीं, आप कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया। तो आपको एजुकेशन का इंटेलेक्चुअल पॉइंट भी बता दिया गया है, आपको नेचर का एजुकेशन का इंटेलेक्चुअल पॉइंट भी बताया गया, और उससे पहले मॉरल पॉइंट भी बताया गया। ये दोनों बातें हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। और अब आप दोबारा से साइंटिस्ट कह रही हूँ, ऑथर सॉरी, उस बात पे वापस आ रहा है, किस बात पे वापस आ रहा है कि अब हम दोबारा से साइंस को देखते हैं कि साइंस इन मकासद को कैसे और किस हद तक पूरा करती है। और ये जो बाकी आपके पास एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे लिटरेचर हो गया या बाकी एजुकेशनल जो प्रैक्टिसेस जो साइंस के साथ साथ जो उसकी हरीफ तस्वर की जाती हैं, ठीक है, वो कैसे वो मकासद पूरा करते हैं और साइंस कैसे ये मकसद पूरा करती है, तो फिर अब हम डिस्कस करेंगे। तो ये अब इंशाल्लाह आइंदा लेक्चर में आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा समझा दूंगी। तो अभी तक जो है ना हमने क्या डिस्कस किया है, हमने पहले साइंस के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, साइंस आम लोगों के लिए क्या मायने रखती है, और लिटरेचर क्या, उसके अंदर कौन से डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया है, आज जो हमने डिस्कशन की है वो एजुकेशन के ऊपर डिस्कशन की है, ठीक है। एजुकेशन का हमने मकासद बताए हैं कि एजुकेशन का मकसद क्या है, दो मकासद बताए हैं, एक वसी मफहूम और एक तंग नज़र मफहूम। और जो ऑथर था उसने कहा है मैं इन दोनों मफाहीम को डिस्कस नहीं करूँगा। इसने पहले एक्सप्लेन किया है कि वसी नज़र मफहूम क्या होता है और तंग नज़र मफहूम क्या है, लेकिन उसने कहा हम ये डिस्कस नहीं करेंगे। उसने फिर आगे दो मज़ीद बातें डिस्कस की हैं जो हमें डिफरेंट पैराग्राफ्स के ज़रिए हमें समझ आई हैं। जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू था उसने एक किस वे में लिया है, उसने एक मॉरल वे में लिया है एजुकेशन को, ठीक है, और दूसरा उसने इंटेलेक्चुअल वे के अंदर एजुकेशन को लिया है। और अब एट द एंड उसने ये बात की है कि चलें अब हम साइंस को देखते हैं कि साइंस कैसे एजुकेशन की ये दोनों मकासद, जो मॉरल मकसद मैंने बताया है और जो साथ में इंटेलेक्चुअल मकसद बताया है, साइंस उसको कैसे पूरा करती है। तो आइंदा आने वाले लेक्चर्स में बेटे हम उसको डिस्कस करेंगे। और ये जो हमने जो डिफरेंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो हमें ऑथर ने बताया था कि जिस मफहूम में वो जिक्र करना चाहता है, उसने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था, ठीक है।
उसने हमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताए थे और साथ में उसने डिफरेंट अप्रोचेस जो पहले से मुरव्वज हैं, दुनिया में मुरव्वज रही हैं, उसकी गलतियां भी समझाई हैं कि अब यानी अपनी बात करते हुए वो साथ में कहता है कि मेरी बात को गलत अंदाज़े नज़र से नहीं देखना आपने, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, साथ में एग्जाम्पलीफाई भी किया है, ठीक है, उन चीज़ों को। तो चूँकि ये फ़लसफ़ी है तो थोड़ा सी जो बात करता है अल्फाज तो सिंपल होते हैं, लेकिन आपने देखे हैं सेंटेंसेस काफ़ी लंबे लंबे हैं, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पंक्चुएशन का इस्तेमाल किया गया है। तो इंसानी जहन को बड़ा गौर करना पड़ता है कि एक बात करते हुए अचानक से वो अपना रास्ता चेंज करके दूसरी बात को उससे लिंक करके करता है। तो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर के अंदर, तो आपको अपने जहन को बाकी सोचों से हटा के एक जगह मरकूज़ करके उसको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश ये होगी कि चैप्टर थोड़ा सा टफ है बाकी चैप्टर्स की निस्बत, तो जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को समराइज़ करके ज़रूर मैं एलेबोरेट करूँगी ताकि आप इसके क्वेश्चंस जो पेपर्स में हैं बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। और याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर्स में इसमें से लाजमी कुछ ना कुछ आता है। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर अटेंशन, दैट्स फॉर टुडे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम मज़ीद जो पोर्शंस हैं चैप्टर के वो कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। अल्लाह ताला की इमाद में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।